हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल। आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो 12th की एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा समझने वाले हैं। अब ये चैप्टर समझने से पहले हमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए जो हमें चैप्टर में बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे जो कोल्ड वॉर है वो कोल्ड वॉर जनरली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ, बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। अब ये वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें दो ग्रुप्स में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, जैसे अलाइड फोर्सेस, जिन अलाइड फोर्सेस का नेतृत्व यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस कर रहे थे, और एक्सिस पावर्स जो जर्मनी, इटली एंड जापान ये कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो अलाइड फोर्सेस थे, तो यूएस एंड सोवियत यूनियन ये एक दूसरे के दोस्त थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ में जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बट कोल्ड वॉर जो है वो इन्हीं दोनों देशों के बीच में, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में शुरू हुआ था। तो इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है, जैसे जर्मनी और जो इटली है ये दोनों देश बहुत पहले ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया था, बट जापान एग्रेसिवली उसका अटैकिंग वो स्टार्ट ही था। तो अब जापान को कंट्रोल करने के लिए अलाइड फोर्सेस ने ये डिसाइड किया कि हम जॉइंट एक्शन जापान पे लेंगे, कि जिसकी वजह से हम जापान को कंट्रोल कर पाएंगे। बट यहाँ पे यूएस ने क्या किया कि बाकी देशों को भरोसे में ना लेते हुए उन्होंने अगस्त 1945 में, मतलब जैसे 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पे अटैक किया था और 6 अगस्त को उन्होंने हिरोशिमा पे अटैक किया था। तो ऐसे दो जगह पे जापान के उन्होंने अटैक करने के बाद उसके बाद जापान ने सरेंडर किया। बट यहाँ पे सोवियत यूनियन ये समझने लगा कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि पहले हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम जॉइंट एक्शन लेने वाले हैं, बट यूएस ने ये यूनिलैटरल एक्शन लेने के बाद यूएस और सोवियत यूनियन इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते गए। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने का जो विरोध कर रहे थे, उनका ये कहना था एक्शन वॉज इंटेंटेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन। मतलब यहाँ पे ये यूएस का जो एक्शन था इसका ये रीज़न था कि यहाँ पे सोवियत यूनियन का जो एक्सपांशन हो रहा है उसको रोका जाए। बट इसके सपोर्टर, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के भी सपोर्टर थे, जिन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए अमेरिकन ने क्या किया, यहाँ पे जापान पे अटैक कर दिया, वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ किया, और वो सही है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर जो है वो सेकंड ख़त्म हो गया, बट उसके साथ साथ दो सुपर पावर्स यहाँ पे क्या हुए, ग्लोबल स्टेज पे राइज हुए। उसमें पहला था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा था सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं द कोल्ड वॉर was an outcome of the emergence of the US and USSR as the two superpowers rival to each other। अब यहाँ पे ये कोल्ड वॉर शुरू होने का रीज़न ही ये है कि ये दोनों सुपर पावर्स, मतलब दोनों भी अच्छे तरीके से डेवलप कंट्रीज थे और ये एक दूसरे के राइवल्स बन गए जो एक ज़माने में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोस्त थे। अब टू राइवल पावर्स आर इन पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। अब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, मतलब 1945 में तो यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स होने का साबित कर दिया, बट उसके साथ साथ या उसके बाद ही जल्दी से यूएसएसआर ने भी अपने क्या किए, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। तो इसी वजह से दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से वो डेटरेंस जैसी कंडीशन हुई। मतलब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने का नतीजा ये हुआ कि दोनों को उनका ये पता था कि इनका आप एप्लीकेशन करने के बाद दोनों का होने वाला नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से वो एक दूसरे को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल या उसका इस्तेमाल ना किया जाए ये भी समझने लगे। अब द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स द वॉर बट नॉट राइवलरी। अब डिटरेंस की वजह से, मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से वॉर तो यहाँ पे रोका जा सकता था, बट दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी उसको रोकने का
न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन्स जब एक कंट्री बनाती थी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने कोई वेपन बनाया तो उसके ही कंपैरेटिवली यूएसएसआर बनाती थी, या यूएसएसआर ने बनाया तो यूएस बनाती थी। तो इसी वजह से ये तो वॉर को प्रिवेंट कर रही थी, बट जो दुश्मनी है उसे ख़त्म करने के लिए कुछ काम नहीं कर रही थी। मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर: द सुपर पावर्स वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज अ रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। अब यहाँ पे मेन मिलिट्री फीचर्स क्या हुए कि जो सुपर पावर्स है उनको रैशनली या रिस्पॉन्सिबली एक जिम्मेदार एक्टर की तरह काम करना था, कि वो जिम्मेदारी से वर्ल्ड एक्शंस को कंट्रोल कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मींट बीइंग द रिस्ट्रेंट एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ द अनदर वर्ल्ड वॉर। मतलब यहाँ पे इन दोनों पे ये जिम्मेदारी थी, या जिम्मेदारी बढ़ गई कि ये दोनों भी आगे जाकर वर्ल्ड वॉर ना हो, इसकी प्रिकॉशन ले। बट यहाँ पे द एमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। अब ये दो पावर ब्लॉक एमर्ज क्यों हुए? मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पता था कि यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म फॉलो करने वाला या आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला देश है, और जो यूएस है वो कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी फॉलो करने वाला देश है। बट यहाँ पे ये दोनों देशों में ये कंपटीशन होने लगा, या दो आइडियोलॉजीज में यहाँ पे कंपटीशन होने लगा कि वर्ल्ड में अब कौन से आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो इसी वजह से ये दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते गए। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज टू लिंक द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पजेस। अब जो स्मॉलर, जो छोटे छोटे जो देश थे या छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी, वो अब इनके साथ जुड़ने लगी, कि जिसकी वजह से वो क्या कर पाए कि अपने जो पड़ोसी है उनको कंट्रोल करने के लिए इनसे वो क्या करें, मदद ले सके। मतलब जैसे पाकिस्तान यूएस से क्या करता था, मदद लेता था, वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर पाए, और वैसे ही इंडिया को यूएसएसआर या उस टाइम का सोवियत रशिया वो क्या करता था, मदद करता था कि जो हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर पाए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रीजनल राइवलरीज है या रीजनल नेबर्स है, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वहाँ पे भी बंटवारा होने लगा, वो इन टू सुपर ब्लॉक्स में होने लगा। अब यहाँ पे द डिवीजन फर्स्ट हैपन्ड इन द यूरोप। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन जो हुआ था वो पहली बार यूरोप में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाद में वैसे दुनिया बढ़ती गई, बट पहले यूरोप में हुआ। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट जो दिख रहा है, ये वेस्टर्न पार्ट यूएस कंट्रोल करता था, और जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर रशिया कंट्रोल करती थी या यूएसएसआर कंट्रोल करता था। इसी वजह से उनको वेस्टर्न ब्लॉक या वेस्टर्न अलायंसेस एंड ईस्टर्न ब्लॉक या ईस्टर्न अलायंसेस कहा जाता था। अब यहाँ पे जो ईस्टर्न ब्लॉक है, उस ईस्टर्न ब्लॉक को कंट्रोल करना या वहाँ पे मिलिट्री होना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से रशिया ने क्या किया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। अब वार्सा पैक्ट पहले समझने से पहले हमें नाटो पता होना चाहिए, क्योंकि नाटो का फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, ये पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जो वेस्टर्न पार्ट है इन कंट्रीज़ का प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वेस्टर्न अलायंसेस था, मतलब यूएस को सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ही ये था कि आप किसी भी एक कंट्री पे अटैक करोगे जो वेस्टर्न अलायंस से बिलोंग करता है, तो वो सारे कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा, और ये सारे कंट्रीज़ मिलकर जो अटैक करने वाली कंट्री है उस पर अटैक करेगी। तो यहाँ पे ये ओरिजिनली 12 देशों ने यहाँ पे ये नाटो का फॉर्मेशन किया था, जिसमें आज बढ़ते बढ़ते ये 30 मेंबर्स हुए हैं। ये फाउंडर मेंबर्स है 12, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब वार्सा पैक्ट देखते हैं। अब जैसे इन्होंने नाटो बनाया, वैसे ही ईस्टर्न ब्लॉक को भी ये समझ में आया कि हमें भी क्या होना चाहिए, एक प्रोटेक्ट करने वाला ग्रुप होना चाहिए। इसी वजह से वार्सा पैक्ट बनाया गया। अब वार्सा क्या है, तो एक मतलब जो पोलैंड नाम की जो कंट्री है उसकी ये कैपिटल है, तो वहाँ पे ये पैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसी वजह से इसका नाम वार्सा पैक्ट है। तो ये 14 मई 1955 को ये साइन हुआ था, और उसके बाद जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके साथ ही ये वार्सा पैक्ट भी ख़त्म करना उनको पड़ा। तो ये 1 जुलाई 1991 को ये वार्सा पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो गई। मतलब इसका ये
हम समझ सकते हैं कि नाटो आज भी वर्किंग है, और आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। बट वार्सा पैक्ट आज एग्जिस्ट नहीं करती, जो ईस्टर्न ब्लॉक के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही खत्म हो गई। यूरोप बिकेम द मेन एरेना ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस टू सुपर पावर्स। ये हमने पहले ही देखा था कि वर्ल्ड जो है उसमें कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुका था, बट उसका पहला जो इम्पैक्ट था वो यूरोप पे दिखने लगा, और यूरोप ही यहाँ पे उनकी मेन युद्ध भूमि होने लगी। अब इसके साथ साथ इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। मतलब अब वेस्टर्न या ईस्टर्न, मतलब जैसे यूएस एंड यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाली कंट्री हमेशा ही उनको सपोर्ट करेगी ऐसा नहीं था। बहुत सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने मिलिट्री एक्शन का भी यूज़ किया, जिसकी वजह से उन्होंने फोर्सफुली अपने ग्रुप में बाकी कंट्रीज़ को ज्वाइन करना चाहा। अब जैसे ऐसे ही यूएस ने जैसे नाटो बनाया था, वैसे ही यूएस ने क्या किया, सीएटो, मतलब जिसका नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएटो 1954 में बनाया था, और सेंटो 1955 में बनाया था। अब ये बनाने का क्या उनका रीज़न था, जैसे हमने देखा कि नाटो ये वेस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न अलायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए था, बट बाकी जो वर्ल्ड में अदर एरियाज थे उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जैसे ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ऐसे कंट्रीज़ में इफ़ वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ग्रुप होना चाहिए तो इसके लिए सीएटो और सेंटो ये यूएस के द्वारा बनाए गए थे। सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग द क्लोज रिलेशन विद द रीजनल कंट्रीज सच एज द नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। अब यहाँ पे सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना जो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ऐसे कंट्रीज़ क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर वो नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया या इराक को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब आज का जो वियतनाम है वो एक ज़माने में दो देशों में, मतलब दो टुकड़ों में बटा था या दो आइडियोलॉजीज में बटा था, जैसे जिसका नॉर्थ पार्ट जो था वो यूएसएसआर और चाइना की पॉलिसीज़ फॉलो करता था, इसी वजह से उसको नॉर्थ वियतनाम, और साउथ वियतनाम वो यूएस की पॉलिसी फॉलो करता था। अब यहाँ पे द कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंसेस। मतलब यहाँ पे अब कोल्ड वॉर का इतना इम्पैक्ट होने लगा कि वर्ल्ड भी अब क्या होने लगा, दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड होने लगा। द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम। तो यहाँ पे ये हुआ कि जैसे बहुत सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हुआ था। जैसे 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, बट 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो इनको ये खतरा महसूस होने लगा कि जैसे हम इंडिपेंडेंट तो हो रहे हैं, बट यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर ये दो सुपर पावर्स अब हमें कैप्चर कर लेगी और हमारा इंडिपेंडेंस ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बट ये जैसे हम देखते हैं वैसा ही यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलता है। मतलब जैसे एक जगह पे आपने ये देखा कि सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ये एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त थे, बट और इन्होंने एक एग्रीमेंट भी, सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना इनके बीच में 1950 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये एग्रीमेंट जैसे देखते हैं तो उस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना एक दूसरे के फ्रेंडशिप के तौर पर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, कि जिसकी वजह से यूएस का भी प्रेजेंस वो कंट्रोल कर पाए या वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस कम कर पाए। बट इन्हीं दोनों देश के बीच में 1950s में क्रैक्स आना स्टार्ट हुए, इनके बीच में स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ। तो इसका रीज़न ही ये था कि 1953 में जैसे सोवियत यूनियन के जो लीडर थे जोसेफ स्टालिन, इनकी डेथ होने के बाद वहाँ पे जो नए लीडर आए थे निकिता क्रुश्चेव। अब ये निकिता क्रुश्चेव जब आ गए तो उन्होंने उनके पहले लीडर जोसेफ स्टालिन इनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करना या उनके काम के तरीक़ों को बदलने की कोशिश की। तो इसी से नाराज़ कम्युनिस्ट चाइना हो गया और इन्होंने सोवियत यूनियन से मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना को ये डर था कि आगे जाकर ऐसा ना हो कि निकिता क्रुश्चेव ये जो है वो स्टालिन को पूरे तरीके से
मतलब वहाँ से मिटा दे, उनकी आइडियोलॉजीज़ को मिटा दे। तो यही होने लगेगा। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट चाइना में जो माओ जो लीडर थे, उनको ये डर सताने लगा कि मेरे बाद भी मेरे देश में ऐसा आवाज़ कोई उठाने वाला तैयार ना हो। तो इसी वजह से कम्युनिस्ट चाइना ने सोवियत यूनियन से अपने दूरियां बनाना स्टार्ट किया, जो 1950s में स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद 1969 में इनकी ये जो बढ़ती हुई दूरी इतनी बढ़ गई कि 1969 में इनके दोनों के बीच में उसूरी रिवर, अब ये उसूरी जो रिवर है उस रिवर के बैंक पे, मतलब इसके किनारे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वॉर भी हुआ था। मतलब जो एक ज़माने में दोस्त हुआ करते थे, अब ये भी एक दूसरे के दुश्मन होने लगे। ये यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब ये जो वॉर हुआ था वो एक दूसरे के ज़मीन पे हो, मतलब ज़मीन के रीजन पे, कि अपना एरिया कौन सा है और उनका एरिया कौन सा है, इस बेस पे हुआ था। अब यहाँ पे वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी एलीज, ये हम देखते हैं। मतलब सुपर पावर होकर भी इनको दोस्तों की ज़रूरत क्या थी। अब जो स्मॉलर कंट्रीज थी हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू, अब इनको क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो छोटी कंट्रीज थी इनमें बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जैसे ऑयल और मिनरल्स थे। मतलब जैसे आज हम देखते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये जो देश है उन देशों में 1945 और जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद भी उनके देश में इतनी तरक्की नहीं थी, वो बहुत गरीब देश थे। तो इन्हीं देशों में ऑयल के रिसोर्सेज ज़्यादा थे, इसी वजह से इन देशों से दोस्ती बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे उसी के साथ साथ यहाँ पे देखते हैं टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। अब यहाँ पे यूएस क्या करता था कि वो भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में अपने वेपन्स डिप्लॉय करता था, या वहाँ पे वो वेपन्स रखता था कि जिसकी वजह से आगे वो यूएसएसआर या साउथ उनके ब्लॉक पे वो अटैक कर पाए। मतलब जैसे यूएसएसआर के ब्लॉक पे वो अटैक कर पाए, वैसे ही यूएसएसआर क्या करता था कि ऐसे ही छोटी छोटी कंट्रीज़ में अपने वेपन्स डिप्लॉय करता था कि जिसकी वजह से वो यूएस के एक्शंस को कंट्रोल कर पाए। लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अब यहाँ पे ऐसा क्या होने लगा कि जैसे यूएस भी बहुत सारे छोटे कंट्रीज़ के थ्रू वो क्या करने लगा कि वहाँ से वो क्या कर सके, आसानी से यूएसएसआर के एक्शंस पे ध्यान रख सके, और यूएसएसआर भी उसी तरीके से छोटे देशों का इस्तेमाल करके यूएस के एक्शंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल एलीज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर द मिलिट्री एक्सपेंसेस। मतलब क्या, तो ये जो छोटे छोटे देश थे उनको सिक्योरिटी के तौर पर या उनको प्रोटेक्शन मिलना है, तो उनको भी थोड़ा बहुत मुआवजा या थोड़ा बहुत पेमेंट क्या करना पड़ता था, इन सुपर पावर्स को करना पड़ता था, कि जिसके अगेंस्ट उनको वो सिक्योरिटी मिलती थी इन सुपर पावर्स से। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जापान का, जो 1945 में उनके अटैक होने के बाद वहाँ पे यूएस ने उनके मिलिट्री पर पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया और उनको ये बताया कि आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे रहेगी, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट करता रहना पड़ेगा, कि वो पेमेंट आप हमें देते रहोगे तो हम आपको आपकी प्रोटेक्शन की गारंटी देंगे। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द आइडियोलॉजिकल रीजन्स। अब ये जो छोटे छोटे जो देश थे वो भी आइडियोलॉजिकल रीजन्स, मतलब कोई कैपिटलिज्म फॉलो करना चाहता था या कोई सोशलिज्म फॉलो करना चाहता था, इसी वजह से ये छोटे देश यूजफुल थे। तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए सुपर पावर्स को दोस्तों की ज़रूरत क्या है। एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। अब एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर की जो युद्ध भूमि है उसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, क्यूबा नाम का एक देश है जो यूएस के पास है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1961 में क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे क्यूबा में जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली थी, और वो यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाली कंट्री थी। तो इसी वजह से यूएस ने उनकी जो CIA, ये जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया, क्यूबा की गवर्नमेंट हटाने की कोशिश की, जिसे उस इंसिडेंस को बे ऑफ पिग इन्वेजन भी कहा जाता है, जो अप्रैल 1961 में हुआ। अब ऐसा होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जो क्यूबा के जो लीडर थे फिडेल कैस्ट्रो, ये चोरी छुपे या हम बोल सकते हैं सीक्रेटली वो क्या हुए यूएसएसआर चले गए, जहां पे उन्होंने निकिता क्रुश्चेव इनके साथ जुलाई 1962 में विजिट की।
अब उसके बाद यूएसएसआर ने क्यूबा की सिक्योरिटी पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारी पे ली और उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का निश्चय कर लिया। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर वेपन्स जो डिप्लॉय किए थे, वो न्यूक्लियर वेपन्स इतने चोरी छुपे किए थे कि वहाँ पे क्यूबा में वो न्यूक्लियर वेपन्स पहुँच गए, बट फिर भी यूएस को इसकी भनक भी नहीं लगी। बट जब तक भनक लगी थी तब तक वो न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे पहुँच भी गए थे। अब इसी वजह से यूएस ने क्या किया, जैसे उनको पता चला तो उन्होंने क्यूबा के जो क्यूबा देश है उसके अराउंड उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से नेवल ब्लॉकेज कर दिया। नेवल ब्लॉकेज मतलब क्या, तो क्यूबा में आने वाला कोई भी जहाज़ या क्यूबा से जाने वाला कोई भी जहाज़ यूएस नेवी चेक किए बिना छोड़ेगी नहीं, और इसी वजह से ये नेवल ब्लॉकेज हो गया। बट इन नेवल ब्लॉकेज होने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि पहले ही यहाँ पे वेपन्स आ चुके थे। अब 27 अक्टूबर 1962 में एक इंसिडेंस हुआ। मतलब जैसे ये न्यूक्लियर वेपन्स है तो उनका लोकेशन देखने के लिए यूएस ने एक स्पाईप्लेन भेजा था। उस स्पाईप्लेन को जो पायलट थे रुडोल्फ एंडरसन, ये स्पाईप्लेन चला रहे थे, और यहाँ पे उसको यूएसएसआर या क्यूबा के जो मिलिट्री है उन्होंने ज्वाइंटली गिरा दिया। और रुडोल्फ एंडरसन ये क्यूबल मिसाइल क्राइसिस में मरने वाले इकलौते पर्सन है। मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अब यहाँ पे इतने न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद भी यहाँ पे ये वॉर नहीं हो पाया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कैसे होता है और उसका इम्पैक्ट क्या है ये दोनों सुपर पावर्स को पता था। इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे कोई भी वॉर नहीं किया। बट रुडोल्फ एंडरसन ये उसमें मरने वाले इकलौते पर्सन थे। अब ये जो सीक्रेट मीटिंग, मतलब जैसे यूएस और यूएसएसआर को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यूबा में इफ़ न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए गए तो ये यूएस के लिए हमेशा परेशानी वाला माहौल रहेगा। इसी वजह से यहाँ पे सीक्रेटली क्या किया, एक सीक्रेट मीटिंग रख दी गई। जैसे यूएस की तरफ रॉबर्ट केनेडी और यहाँ पे एनातोली डॉबेरिनिन, तो ये जो थे वो यूएसएसआर की तरफ से थे। इन दोनों में चर्चा होने के बाद ये क्राइसिस छूट गया और 28 अक्टूबर 1962 को फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो यूएस है वो अपने वेपन्स इटली और टर्की से निकालेगा, और जो यूएसएसआर है वो क्यूबा से अपने वेपन्स वहाँ से निकालेगा, और एक दूसरे को सिक्योरिटी की एश्योरेंस देंगे। तो इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहा जाता है, इस इशू को। तो आपको ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज़ कोल्ड वॉर एरा के दौरान हुए थे। जैसे कोरियन वॉर 1950-53 में हुआ था। अब जो हमारे पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे रोल निभाया था, और इनके मेडिएशन की वजह से ये कोरियन वॉर क्या हुआ था, यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होकर यहाँ पे वो वॉर रोका गया, जो 1950 से लेकर 1953 में हुआ था। अब यहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पता होगा। तो ये नॉर्थ कोरिया है, उस नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना ज्वाइंटली मदद कर रहे थे, और जो साउथ कोरिया है उसे वेस्टर्न अलायंसेस यूएस के सपोर्ट में मदद कर रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पे बर्लिन इशू, मतलब जो जर्मनी की कैपिटल है। अब ये बर्लिन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। और ये कॉन्गो जो इशू है वहाँ पे भी यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था, और उसकी वजह से भी यूएस और यूएसएसआर जो कॉन्गो में लड़ रहे थे वो भी एक दूसरे से दूर हो गए। वियतनाम वॉर, वैसे ही अफगानिस्तान वॉर, तो यहाँ पे कंट्री कोई अलग रहती थी बट लड़ते तो ये दोनों पावर्स ही लड़ते थे। बट बहुत बार यहाँ पे इन कोल्ड वॉर्स में जो इनके बीच में जो वॉर है वो रोकने के लिए ये जो टू ब्लॉक्स है उसके आउटसाइड वाली कंट्री भी बहुत बार मददगार साबित होती थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू, मतलब हमारा इंडिया है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी कि जो कंट्रीज़ इन ब्लॉक्स का पार्ट नहीं हुआ करते थे, फिर भी ये इनके बीच में जो दुश्मनी है या उनके बीच में जो होने वाले वॉर है उनको रोकने के लिए बहुत अच्छे मददगार साबित हुआ करते थे। अब इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं द कोल्ड वॉर डिड नॉट एलिमिनेट राइवलरीज बिटवीन द टू अलायंसेस। अब ये कोल्ड वॉर जो है वो दोनों के बीच में दुश्मनी खत्म करने के लिए कुछ भी काम नहीं आया। द ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी, मतलब यहाँ पे इन दोनों को ये लगने लगा कि हमारे पास जितना वेपन्स होंगे उतने हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बट इसके बाद भी इनको ये महसूस होने लगा कि हमारे पास इतने वेपन्स होकर भी हम वॉर को किसी भी हालत में रोक नहीं सकते, क्योंकि
ये वेपन्स के रेस में ही हम एक दूसरे पे अटैक कर ना बैठे, ये इनको भरोसा होने लगा। Therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating the certain kind of nuclear and non-nuclear weapons। मतलब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स है उनको कम करने के लिए यूएस और यूएसएसआर इन दोनों में साथ आकर ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि हम इनका जो नंबर है वो डे बाय डे कम करते जाएंगे। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास जितने हैं या नॉन न्यूक्लियर वेपन जितने हैं उनका डे बाय डे हम क्या करेंगे, नंबर कम करते जाएंगे। देयर आफ्टर द सुपर पावर्स हेल्ड द सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म्स लिमिटेशंस टॉक्स। मतलब उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं वहाँ पे रखी जिसके थ्रू उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ भी साइन की थी। देन उसके बाद चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। अब ये जैसे बाइपोलैरिटी मतलब वर्ल्ड दो इसमें आइडियोलॉजीज में बटा था, एक था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर स्पॉन्सर्ड ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। तो यहाँ पे इनको चैलेंज करने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट ये बनाई गई। अब ये नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब क्या, तो ये ऐसी कंट्रीज का ग्रुप था जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो छोटी कंट्रीज थी, जो इतनी पावरफुल नहीं है, बट उनको ये पता था कि हम साथ में रहेंगे तो हमें ये बड़ी पावर्स कोई परेशान नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही ग्रुप को नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता था। तो ये 1953 में यूनाइटेड नेशन ने पहली बार नॉन अलाइनमेंट ये टर्म एस्टैब्लिश किया था। अब जैसे हम बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में, बांडुंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आई थी जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री है वो भी वहाँ पे थे। तो ये कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि हम ऐसी ही एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। द नॉन अलाइन मूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड ऑन द ब्रिजुनी आइलैंड इन यूगोस्लाविया इन 1956। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब एडिशनली एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है टिपिकली, बट मैंने यहाँ पे ये पार्ट ऐड कर दिया है कि ब्रिजुनी जो आइलैंड है यूगोस्लाविया में, वहाँ पे ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ 1956 में। वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय द साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिजुनी ऑन 19 जुलाई 1956। मतलब ये डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिजुनी वहाँ पे साइन हुआ और उसके साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वहाँ पे तैयार हुई। द डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय, वहाँ पे यूगोस्लाविया की तरफ से जोसेफ ब्रोज टिटो थे, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि उनके प्रेसिडेंट या उनके लीडर थे। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट की तरफ से गमाल अब्देल नासिर, तो ये वहाँ पे थे। और उसके साथ साथ जैसे इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना जो कंट्री है उनके क्वामे नक्रुमा, ये जो थे, इन्होंने 5 लीडर्स ने मिलकर ये नाम ऑर्गेनाइजेशन बनी और बनाई, और उसकी वजह से यूएस और यूएसएसआर का जो प्रेजेंस था या जो उनकी पावर थी उनको कंट्रोल करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड। अब ये जो बेलग्रेड है जो सर्बिया की कैपिटल है, तो वहाँ पे 1961 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये 5 कंट्रीज जो थी, मतलब जैसे कौन सी 5 कंट्रीज, तो उसमें आता है इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, देन घाना, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं जो इजिप्ट है। तो ऐसे 5 कंट्रीज जो थी, तो उसके बीच में ये कोऑपरेशन बढ़ने लगा। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरेनास। हम जैसे इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे जो टेंशन है ये कम करने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरेना। मतलब अब इसके बाद क्या होने लगा, जैसे ये नाम आने की वजह से, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आने की वजह से, इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ पे प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि जिस पे ये जो हम बोल सकते हैं उपनिवेशी शासक, मतलब जैसे कॉलोनाइज जो कंट्रीज़ थी, मतलब यूके, फ्रांस, इन्होंने बहुत सारी जगह पे अपनी कॉलोनीज़ बना के रखी थी। जैसे इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है, तो ऐसी ही कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट करने के लिए इन्होंने फोर्स करना स्टार्ट किया। बाय 1960
देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन, मतलब 1960, मतलब यहाँ पे यूएन का फॉर्मेशन 1945 में हुआ है, बट यहाँ पे 1960 तक 16 न्यू कंट्रीज भी ऐड हो चुकी थी, मतलब इतना इम्पैक्ट इसका होने लगा। द नॉन अलाइनमेंट offered the newly decolonized countries of Asia's, Africa's and Latin America's a third option not to join either alliance। तो यहाँ पे ये जो नॉन अलाइनमेंट जो था, ये आने की वजह से जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बिलोंग करती थी, उनको ये ऑप्शन दे दिया कि आप भी हमारी तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी अलायंस में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट, मतलब जब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हमने देखा 1961 में जो बेलग्रेड में हुआ था, तो ये 25 मेंबर स्टेट ने अटेंड किया था। बट रिसेंटली हम देखते हैं तो इसमें आज 120 मेंबर स्टेट्स है और उसमें 17 ऑब्जर्वर्स है और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें शामिल है कि जो इसके मीटिंग्स में पार्ट लेती है। देन नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स द रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलतफहमी मान के चलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब क्या, कि हम उस जो वर्ल्ड पावर्स है यूएस और यूएसएसआर, उनसे पूरी तरीके से दूर रहेंगे, उनके किसी भी हरकतों में ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। सो आइसोलेशनिज्म का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, यूएस। तो यूएस ने क्या किया था कि वो 1787 में, मतलब जैसे इंडिपेंडेंस हुआ था, उस इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने क्या किया, टोटली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने तक, मतलब लगभग 1914 तक वर्ल्ड अफेयर्स में कभी भी अपना हिस्सा दिखाया ही नहीं। बट नॉन अलाइनमेंट ने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ ये दोनों सुपर पावर या ब्लॉक्स में ज्वाइन नहीं थे, बट वो इनके अफेयर्स पे पूरे तरीके से ध्यान देते थे या इनकी गलतियों पे वो प्रेशर लाते थे। जैसे हमने देखा कि इनकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट भी हो रही थी, कि इनकी वजह से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से। In comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of the peace and stability। मतलब नॉन अलाइन कंट्रीज ये बहुत पीस एंड स्टेबिलिटी लाने में लिए भी मददगार साबित होने लगी। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। अब ये न्यूट्रलिटी भी नहीं है। न्यूट्रलिटी मतलब क्या, कि पूरे तरीके से दोनों जो कर रहे हैं उनको करने दो और उनके आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। तो जैसे यहाँ पे ऐसा होगा कि जो सही है उसको सही बताया जाएगा और जो गलत है उसको गलत बताया जाएगा। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना वो आइसोलेशनिज्म फॉलो करता था, ना वो न्यूट्रलिटी फॉलो करता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर द वेरियस रीजन्स। अब यहाँ पे इंडिया भी नॉन अलाइनमेंट का पार्ट होकर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या हुआ, वॉर में इन्वॉल्व होने लगा, कि जिसकी वजह से वहाँ पे वॉर हम रोक सके और वहाँ पे शांति लाने में हम मदद कर सके। देन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये चैप्टर लेंदी होने के कारण हम यहीं पे रोक रहे हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये जो पार्ट है वो हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आप ज़रूर इसका पार्ट 2 देखना, कि जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आए।